हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मैं आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उसका रिवीजन करवाने के लिए जा रहा हूँ। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कवर नहीं करेंगे, पर जितने भी थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। एंड बस एग्जाम के अगले दिन अगर आप सिर्फ इतना वीडियो देख के भी जाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, वन बाय वन एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं पेपर 1 अकाउंटिंग का सिलेबस जो भी है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स आपके सिलेबस में था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म होने के बाद एक एक करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम ले रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो? तो सिंपल, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। वन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फ्रेंड्स, सेकंड कौन सा था? तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली कंपेयर कर पाओगे, दैट इज समथिंग बट इजीली कंपैरिजन। एंड थर्ड कौन सा था? तो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे साथ बोलते रहना, 3 चीज था। सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेकंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड तीसरा कौन सा था? तो कि इजी कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत, मतलब सिंपल ये मैंडेटरी कहां पे लिखा था? तो मैं आपको क्लास में ऐसा बोलता था, बेसिक प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सेक्शन 133 में लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे वो हर एक कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? अभी भी बोल रहा हूं कंपनीज एक्ट, इसलिए वहां पे किसके लिए बोला था? सिर्फ कंपनीज के लिए। सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए में लिखा था। अच्छा, ये कौन से कंपनीज एक्ट की बात चल रही है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टरी लिख देगा कि मेरी कंपनी को जितने भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमने क्या कर दिया? फॉलो कर दिया है। पर मैं आपको वहां पे बोल रहा था फ्रेंड्स, ये तो कहने से सेल्फ डिक्लेरेशन है, और अगर वो सेल्फ डिक्लेरेशन है तो कहने से इतना ज्यादा रिलायबल होने वाला नहीं है। और अगर इतना ज्यादा रिलायबल होने वाला नहीं है, इसीलिए हमने चेक करने के लिए किसको अपॉइंट किया था? ऑडिटर को। एंड ऑडिटर को सेक्शन 143 में बोल दिया था कि बॉस तू रिपोर्ट कर दे कि तू जिस कंपनी को ऑडिट कर रहा है उन्होंने पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है। सिंपल, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे, 4 पॉइंट लिख के आओगे। बेसिक प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सेक्शन 133 में लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करे वो हर एक कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 134 में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर खुद ही लिख देगा, मेरी कंपनी को जितने भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो हमने फॉलो कर दिया है। एंड सेक्शन 143 में हमने ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, आप चेक कर लो आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो उन्होंने एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो कहने से हमको वो सिंपल एक अकाउंटिंग पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज करके दे दिया है, तो वहां से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देर आर सम इंफॉर्मेशन विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, पर कहने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, इसीलिए हम वो इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करता है। एंड कहने से वो हमको इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करके दे सकता है? कंपैरिजन करके भी दे सकता है। पर यस, देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। मैं स्टिक हो जाता हूं, मेरे पास कोई बड़ी चॉइस नहीं रहती है, जो बोले वही मुझे फॉलो करना पड़ेगा। लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बोला है कि देयर आर 2 मेथड ओनली, फीफो एंड वेटेड एवरेज। अगर मेरी कंपनी के लिए अगर लिफो मेथड अगर मोस्ट सूटेबल है तो भी मैं उसको यूज नहीं कर सकता, कंपलसरीली मुझे कौन सा फॉलो करना पड़ेगा? फीफो और वेटेड एवरेज। एंड सेकंड चीज, मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स नहीं है, तो मुझे कोई एक ही जगह से क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने आपको बोला था कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए हालत क्या थी, याद करो। सेक्शन 2108 कंपनीज एक्ट 1956 में इन लोगों ने नाकास का फॉर्मेशन किया था। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नाकास? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, नाकास ने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किए थे। देयर आर टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से फ्रेंड्स 2 निकल गया था, एक AS 6 निकल गया था एंड एक AS 8 निकल गया था। AS 6 को मर्ज कर दिया था AS 10 के साथ जिसका नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड AS 8 को मर्ज कर दिया था AS 26 के साथ जिसका नाम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब 32 में से 2 गए तो एक्चुअली 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाकी। एंड AS 30, 31, 32 फ्रेंड्स अनाउंस हुए थे पर नोटिफाई नहीं हुए थे, मतलब आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल पूछो, यहां पे लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 7 एक्सेप्ट AS 6 एंड AS 9 to 29 आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। पर ये तो ओल्ड कंपनी लॉ में नाकास था। नए कंपनीज लॉ के हिसाब से सेक्शन 132 के हिसाब से इन लोगों ने किसका फॉर्मेशन किया था? नाफरा। एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाफरा? इट इज नथिंग बट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। फ्रेंड्स, कोई पूछे नाफरा का कंस्टिट्यूशन हो गया? हाँ, नाफरा का कंस्टिट्यूशन हो गया। कब हो गया? 1 अक्टूबर 2018 को। सिंपल, हम क्लास में ऐसा बोलते थे कुछ
ओल्ड कंपनी लॉ में नाकास था, नए कंपनी लॉ में नाफरा है, तो आपको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है? नाफरा का, बिकॉज नाफरा का ऑलरेडी कंस्टिट्यूशन हो गया है। देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 2 निकल गए थे 6 एंड 8, 6 को मर्ज कर दिया था 10 के साथ जिसका नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड 8 को मर्ज कर दिया था 26 के साथ। एस 30, 31, 32 अनाउंस हुए हैं पर नोटिफाई हुए नहीं है। क्लियर? अच्छा, नॉर्मल एंटिटीज को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, तो मैं वहां पे बोलता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जगह पे दिया है, एक आईसीएआई ने भी दिया है, एक एमसीए ने भी दिया है। आईसीएआई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए बोलेगा, यानी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसके लिए बोलेगा? तो कि कंपनीज के लिए बोलेगा। आईसीएआई ने कहने से 3 लेवल बना के रखे थे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 वाले हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, लेवल 2 एंड 3 वाले थोड़े कम फॉलो करेंगे। लेवल 1 की फ्रेंड्स 5 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन, जिसकी इक्विटी और डेट आइदर लिस्टेड है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है इन इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। जस्ट टर्नओवर चेक करने का, अदर इनकम को चेक करने की जरूरत नहीं है। जिसका बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, एट एनी टाइम मतलब सिंपल कोई भी मोमेंट पर अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो यहां पे फॉल हो जाएगा। कोई भी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी भी लेवल 1 में आ जाएगा। ऊपर के 4 में आप फंसे तो आपकी होल्डिंग एंड आपकी सब्सिडरी को भी हम फ्रेंड्स कहां पे ले लेंगे? लेवल 1 में। ये लेवल 1 की 5 कंडीशन है, हर एक के बीच में और है, कोई भी एक कंडीशन में फुलफिल्ड तो आप कहां पे आ जाओगे? लेवल 1 में। लेवल 2 फ्रेंड्स याद करो, लेवल 2 में जस्ट हम 3 कंडीशन लेते थे। पहली कंडीशन, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 50 करोड़ है इन इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। फ्रेंड्स 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 50 करोड़ बोल रहा हूं, मतलब एग्जैक्ट 50 करोड़ होगा तो लेवल 2 में आएगा, एंड एग्जैक्ट 1 करोड़ होगा तो वो कहां पे चला जाएगा? लेवल 3 में। सेकंड कंडीशन, जिसका टर्नओवर जिसका बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। यहां पे भी ऐसा, एग्जैक्ट 10 करोड़ है तो लेवल 2 में फॉल होगा, एग्जैक्ट 1 करोड़ है तो लेवल 3 में होगा। अगर आप फंसे तो आपकी होल्डिंग एंड आपकी सब्सिडरी को भी मैं क्या बोल दूंगा? लेवल 2 में। एंड बाकी सब लोग जो बचे वो कहां पे आ जाएंगे? लेवल 3 में। याद करवा दूं, एक बार ऊपर चले गए मतलब लेवल 1 में चले गए तो 2 एंड 3 में आ सकते हो, पर कितने साल के बाद आ सकते हो? 2 साल के बाद, एंड वो कंटिन्यूअस 2 साल होने चाहिए। ऊपर जाने के लिए कुछ वेट करने की जरूरत नहीं। ये नोट में मैंने आपको वही लिखवाया था। क्लियर? सेकंड चीज मैं आपको बोल दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी। अगर आपके कंपनी के पास सामने वाली कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर है, इसलिए हम क्लास में एक समरी बोलते थे, अगर एग्जैक्ट 100% शेयर है तो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी हुआ, 50 से ज्यादा 100 से कम है तो सब्सिडरी हुआ, एग्जैक्ट 50 है तो एसोसिएट हुआ, 20 से ज्यादा 50 से कम है तो भी एसोसिएट हुआ, एग्जैक्ट 20 है तो भी एसोसिएट हुआ, 20 से कम है तो कुछ नहीं होगा, एंड 100 से ज्यादा तो कहने से हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने आपको 4 वर्ड सिखाए थे, एसएमसी, एसएमई, नॉन एसएमसी, नॉन एसएमई। अगर कंपनी है लेवल 1 में फॉलो हो रहा है तो हम उसको बोलते थे नॉन एसएमसी। कंपनी लेवल 2 एंड लेवल 3 में फॉलो हो रहा है तो हम उसको बोलते थे एसएमसी। अदर देन कंपनी लेवल 1 में फॉलो हो रहा है तो हम उसको बोलते थे नॉन एसएमई। अदर देन कंपनी 2 एंड 3 में फॉलो हो रहा है तो हम उसको बोलते थे एसएमई। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्टार्ट करें, दैट इज समथिंग बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। अच्छा, याद करो, जुलाई 2014 में मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट बजट था। वो बजट में उन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो कि इंडिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसलिए कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स को चेंज किया था फरवरी 2015 में। एंड वहां पे क्या लिखा था? 1/4/15 से कोई भी कंपनी को वॉल्यूंटरीली फॉलो करना है तो कर सकता है। इट इज नॉट अ मैंडेटरी, इट्स वॉल्यूंटरली। फॉलो करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद फेस 1 लेके आए। फेस 1 में क्या लिखा था? 1/4/16 से कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज्यादा है, अगेन बोल रहा हूं, आप फॉलो करोगे तो 4 लोग करेंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। इट में बी डायरेक्ट रिलेशनशिप और इट में बी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, 1/4/17 से ऑल लिस्टेड कंपनी, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो 1/4/17 से आपको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। पर यस, अगर आपकी कंपनी एसएमई पर लिस्टेड है, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो सिंपल वहां पे आपको लिस्टेड का स्टेटस नहीं माना जाएगा। इंडेक्स के लिए एक स्पेसिफिकली वीडियो नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट की ऐप पर अवेलेबल है, एक बार आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद ये रिवीजन काम का है। एंड बाकी की कोई भी कंपनी जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज्यादा है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगेन मैं बोल दूं, आप फॉलो करोगे तो 4 लोग फॉलो करेंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। आपने वॉल्यूंटरीली फॉलो किया कि मैंडेटरीली फॉलो किया है? 4 लोगों को कंपलसरीली फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जो नेटवर्थ चेक करोगे वो 31 मार्च 14 का चेक करना है,
एंड उसको भी कौन सा बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करना है। क्लियर? ये एक भी जो रूल बोला था वो 3 लोगों का एप्लीकेबल नहीं था, बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंक के लिए किसने बोला था, तो क्या आरबीआई ने बोला था। एनबीएफसी के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स में ही बाद में कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए कौन बोलेगा, तो क्या आईआरडीए बोलेगा। क्लियर? अच्छा, यहां पे सिंपल मैंने ये भी लिखा है कि आप जो नेटवर्थ चेक करोगे वो एज पर एसएफएस चेक करोगे ना, कौन से दिन का चेक करोगे, तो क्या 31 मार्च 14 का चेक करोगे। अगर आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन उसके बाद हुआ है तो उसके बाद एवरी ईयर आपको चेक करते रहना है। अगर आप 31 मार्च 14 को कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉलो नहीं हो रहे थे, उसके बाद अगर कोई भी क्राइटेरिया में फॉलो हो रहे हो तो नेक्स्ट इमीडिएट अकाउंटिंग ईयर से आपको इंडिया से एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड चीज, ये सब कुछ जो कथा था वो नेटवर्थ का था। लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया में आपको वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आपको 1/4/17 को देखना पड़ेगा। क्लियर? लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया अगर आप 1/4/17 को लिस्टेड है तो ही आपको एप्लीकेबल होगा, बाकी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। एनबीएफसी के लिए फ्रेंड्स सब कुछ बोल दो, सब कुछ 2 साल पीछे। 2 साल पीछे मतलब और कोई भी एनबीएफसी जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज्यादा है वो लोग फॉलो करोगे 1 अप्रैल 18 से। कोई भी लिस्टेड एनबीएफसी इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, एंड बाकी की हर एक एनबीएफसी जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज्यादा है वो लोग फॉलो करोगे 1 अप्रैल 19 से। एनबीएफसी कभी भी वॉलंटरीली फॉलो कर सकता नहीं है, एंड अगर एनबीएफसी ने फॉलो किया तो सिंपल मैं बोल दूं होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद में आपको याद करो बैंक वालों का तो मस्त कथा था। बैंक वालों का तो मैं आपको याद करो स्पेसिफिकली, बैंक वालों के लिए बोला था 1 अप्रैल 18, बाद में बोला था 1 अप्रैल 19, एंड उसके बाद क्या बोला था, जब तक फर्दर नोटिस ना दे तब तक बैंक वालों का एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आज की तारीख में कोई भी बैंक इंड एस फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, पहले आईआरडीए ने बोला था कि इंश्योरेंस कंपनी 1 अप्रैल 20 से फॉलो करेगा। अभी लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूं वहां पे आपको बोल रहा हूं कि आईआरडीए बोल रहा है कि हम कब से फॉलो करने का स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल 21 से। मतलब आज की तारीख में, आज कौन सी डेट है, तो हम मई 2020 में खड़े हैं। आज की तारीख में कोई भी बैंक एंड कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंड एस फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं याद करवा दूं, आपकी डेट एंड आपका सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर का डेट वो दोनों का अलग अलग है, तो दोनों को सेपरेटली अपने हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। पर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सब्सिडरी और एसोसिएट और अ जॉइंट वेंचर कि पूरा डेटा होल्डिंग के हिसाब से आपको कन्वर्ट करने के बाद देना पड़ेगा फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। नेक्स्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम इंड एस अडॉप्ट कर रहे हो आपको 3 बैलेंस शीट बनाना है। फर्स्ट टाइम इंड एस मतलब 1/4/16 को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फर्स्ट बैलेंस शीट बनाओगे एज ऑन 31 मार्च 17 विद कंपेयर टू 31 मार्च 16 एंड विद कंपेयर टू 1 अप्रैल 15। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, 3 बैलेंस शीट बोल रहा हूँ। यानी ये क्यों बैलेंस शीट, रीजन बैलेंस शीट के आइटम्स कैरी फॉरवर्ड होता है तो पिछले वाला डेटा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, यहाँ पे इंड एस के हिसाब से होगा, सब कुछ मैसअप हो जाएगा, इसीलिए आपको 3 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, ओवरसीज मतलब आउट ऑफ इंडिया वाली सब्सिडरी, एसोसिएट के जॉइंट वेंचर कुछ भी है तो वो लोग जिस पर्टिकुलर रीजन में, लाइक यूएस में है तो यूएस गैप फॉलो करेंगे। हम इंडिया में बैठे बैठे उन लोगों को कभी भी बोल नहीं सकते कि आप हमारा इंड एस फॉलो करो। क्लियर? एंड वंस इंड एस इज एप्लीकेबल वेदर इट इज अ वॉलंटरीली और मैंडेटरीली, देन इंड एस इज एप्लीकेबल फॉर अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हम नेटवर्थ का मीनिंग चेक कर ले, तो नेटवर्थ का जो दिया है वो सेक्शन 257 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है। एक तो पेड अप शेयर कैपिटल ले लोगे, पेड अप शेयर कैपिटल लेने का, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेने का, अक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उसको माइनस कर देने का, डेफर्ड और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है तो भी उसको भी माइनस कर दोगे, एंड एनी रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अभी भी मैं बोल दूं, जो भी आप नेटवर्थ चेक करने वाले हो वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करने का। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो, दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इट इज नथिंग बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, एंड वो प्रिंसिपल्स आप यूज कहां पे करने वाले हो, इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? सेकंड चीज मैं बोलती हूं यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज नथिंग बट डिफाइंड सॉल्यूशन फॉर डिफाइंड प्रॉब्लम। लाइक जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं था तो सबको एक प्रॉब्लम था कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने का कि नहीं करने का, आंसर दिया करने का, इन कौन सी मेथड से करने का, तो कहने से उसके लिए बहुत सारी मेथड है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, तो उसमें से AS2 ने परफेक्ट बोल दिया कि आपको आइदर फीफो फॉलो करने का या आइदर कौन सा कर देने का, तो वेटेड एवरेज। नेक्स्ट कंटिन्यू करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, से 4 चीज बनाने वाला है। एवरी अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एट अ सिंगल प्लेस पर, एंड अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी इतना मटेरियल नहीं है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे तो भी चलेगा। पर सुन लो, कोई चीज गलत कर रहे हो
एंड उसके बाद उसको डिस्क्लोज कर दो तो वो सही हो जाएगा? आंसर इज नो। मतलब सर क्या बोले पता नहीं चला। मैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहा हूं लीफो से, एंड बाद में मैं बोलूं फॉर द बेटर डिस्क्लोजर वो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन लीफो मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दिया है, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब लास्ट में मैंने नोट में आपको वही लिखवाया, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंजेस देयरइन कैन नॉट बी अ रेमेडी फॉर अ रॉन्ग और inappropriate treatment of the item in the financial statement. Clear? मतलब सही फॉलो करना पड़ेगा। There are three fundamental accounting assumption. One is a going concern, second is a consistency, and third is the accrual. Going concern मतलब what? आपका business foreseeable future तक चलना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब आपको वही अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते रहना है जो आपने प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में किया था। एंड अक्रूवल मतलब ट्रांजैक्शन ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो किया है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं किया है तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने फॉलो नहीं किया है। कोई पूछे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आपका सबसे पहले आंसर आना चाहिए नहीं कर सकते। रीजन आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करो तो आप एक्चुअली वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कंसिस्टेंसी का वायलेशन कर रहे हो। कंसिस्टेंसी में लिखा था कि आपको वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते रहना है जो आपने आपके प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में किया था। बट यस 3 सिचुएशन में कर सकते हो, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फॉर अ बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी फ्रेंड्स आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करोगे तो आपको 4 डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीजन फॉर द चेंज एंड इंपैक्ट ऑन पीएनएल, इतने आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत सारी है तो उसमें से सिलेक्ट कैसे करने का, तो पहले हम चेक करते रहे प्राइमरी कंसीडरेशन, मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिखना चाहिए। एंड सेकंड हम देखेंगे सेकेंडरी कंसीडरेशन, वहां पे 3 चीज है, प्रूडेंस, मटीरियलिटी एंड द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इतना समझना, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में भी 3 थे। वो कौन से 3 थे बोलो तो? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। जब अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करो तभी भी 3 ही है। कौन से 3? प्रूडेंस, मटीरियलिटी एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। प्रूडेंस मतलब फ्यूचर के लॉसेस को कंसीडर करने का, पर गेन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मटीरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को कंसीडर करोगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स को इग्नोर करोगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटीरियलिटी, वन इज अ क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज अ क्वालिटेटिव। सिंपल में यहां पे बोल दूं, अगर जहां पे अमाउंट मटेरियल है उसको हम बोल देंगे क्वांटिटेटिव, जहां पे अमाउंट मटेरियल नहीं है पर वो इवेंट मटेरियल है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? क्वालिटेटिव। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ट्रांजैक्शन ऑलवेज को लीगलिटी चेक नहीं करने का, उसकी रियलिटी चेक करने का। क्लियर? अब हम स्टार्ट करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री मींस एनी असेट व्हिच इज हेल्ड फॉर सेल, which is held for consumption in production of goods or rendering of services and which is part of production process. जिस मोमेंट पे बोल रहा हूँ held for sale तो I am talking about the finished goods. जिस मोमेंट पे बोल रहा हूँ which is held for consumption in production of goods or the rendering of services I am talking about the raw material. जिस मोमेंट पे मैं बोल रहा हूँ which is a part of production process तो I am talking about the work in progress. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जब आप एज अ स्टॉक इन ट्रेड उसमें डील कर रहे हो तभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन डब्ल्यूआईपी को भी एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर को भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। 3 टाइप की इन्वेंट्री में से 2 का वैल्यूएशन प्रिंसिपल सेम है, एक फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, दोनों का सेम है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है? तो फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी का ऑलवेज आप वैल्यूएशन जो करोगे वो किसके हिसाब से करोगे? तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के हिसाब से करोगे। एंड वो जो करोगे वो ऑन इंडिविजुअल बेसिस करना है। 4-5 इन्वेंट्री दिया है तो हर एक के टोटल कंसिडर नहीं करने का। कॉस्ट में 3 चीज लेते थे, एक परचेस प्राइस, दूसरा था कन्वर्जन कॉस्ट एंड तीसरा था एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। फ्रेंड्स, आपको याद करो परचेस प्राइस में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट के रिफंड अगर आपको मिलने वाला है तो आपको माइनस करने का। क्रेडिट के रिफंड अगर मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करोगे, पर कैश डिस्काउंट है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब एनी कॉस्ट इनकर फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वहां पे मोस्टली 2 चीज आएगा, एक आएगा लेबर एंड एक आएगा ओवरहेड। सब कुछ आपको पर प्रोडक्ट पर यूनिट वाइज कॉस्ट चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड तो आपके पास पर यूनिट रेडी होगा, पर फिक्स ओवरहेड आपके पास पर यूनिट रेडी होने वाला नहीं है। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को फ्रेंड्स हम एब्जॉर्ब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से। एनआरवी मतलब व्हाट? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। दिमाग लगाना, अगर ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अगर ये नहीं लिखा होता
तो फ्रेंड्स मैं कंफर्म बोल रहा हूं ये रूल डब्ल्यूआईपी को एप्लीकेबल नहीं होता। रीजन हमारे पास जो एनआरवी होगा ना वो ऑलवेज फिनिश गुड्स को होगा। तो कहने से डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा हम एक्चुअली कॉस्ट में ऐड नहीं करते, हम फिनिश गुड्स की एनआरवी में से क्या करते थे, माइनस करते थे। रॉ मटेरियल के लिए सिंपल प्रिंसिपल था, अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है देन रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट कॉस्ट। बट अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल इज अ वैल्यूड एट अ कॉस्ट, और वहां पे एनआरवी नहीं होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। क्लियर? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मैंने आपको आगे बोल दिया, उसको आपको ऑलवेज एब्जॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोल रहा है कॉस्ट में 5-6 चीज नहीं लेने का। कौन सी? सेलिंग कॉस्ट नहीं लोगे, एडमिन कॉस्ट नहीं लोगे, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेने का, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लेने का, एंड आपको एबनॉर्मल लॉस भी लेने की जरूरत नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, सेलिंग, एडमिन, स्टोरेज, इंटरेस्ट एंड एबनॉर्मल लॉस, इतनी चीज कंसीडर नहीं करोगे। हाँ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ले सकते हो सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये 16 मतलब बोरोइंग कॉस्ट, एंड वो तभी ऐड कर सकते हो अगर वो आपकी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट है। इन्वेंट्री क्वालिफाइंग हो सकता है, हाँ इन्वेंट्री को बनने में अगर 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो वो इन्वेंट्री आपके लिए क्वालिफाइंग हो सकता है। सर हिम्मत है तो एक एग्जांपल दो, लीकर वालों के लिए, लीकर है ना वो एक इन्वेंट्री है और उसको बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, तो उनके लिए वो क्वालिफाइंग असेट हुआ। एंड उन लोगों ने मार्केट में से जो भी बोरो किया था वो अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का इनपुट एक होता है, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि मेन प्रोडक्ट जो होता है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, पर बाय प्रोडक्ट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना होता नहीं है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करने के लिए आपको क्या करने का, सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट निकाल दो। जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट एक्चुअली बनाने का इंटेंशन नहीं था, वो तो ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस बन गया, तो बाय प्रोडक्ट को बेचोगे तो उसमें से कितने रुपए मिलेगा वो एनआरवी फाइंड आउट कर दो। जॉइंट कॉस्ट में से एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर दो, अगर कोई स्क्रैप जनरेट हुआ है तो उसका सेल ऑफ स्क्रैप भी माइनस कर दो। जो भी आपका नेट जॉइंट कॉस्ट बचता है वो बिटवीन द मेन प्रोडक्ट्स आप अलोकेट कर दोगे। एंड कौन से रेशियो में अलोकेट करोगे, तो इन द रेशियो ऑफ आपका टोटल सेल्स वैल्यू के रेशियो में आपको क्या कर देने का, अलोकेट कर देने का। क्लियर? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप 1 का, ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, एंड देयर इज वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ द ग्रुप 1। AS10 फ्रेंड्स नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? तो असेट मींस एनी रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल एक्सपेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिक्स असेट? फिक्स असेट मींस एनी असेट which is not held for sale, which is held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others, or for administrative purpose. And the life of the asset is not more than 1 year, it is a more than 1 accounting year. ये फोकस करना 12 महीने नहीं, more than 1 accounting year होना चाहिए। AS10 चार जगह पे अप्लाई नहीं करता। Biological asset related to agriculture produce other than bearer plant. Friends, what is the meaning of the biological asset? It is nothing but any living animal or any living plant. हम क्लास में बोलते थे ऐसा, आपके घर के कुत्ते को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल। हॉर्स रेस में हॉर्स, यस। सर्कस में एनिमल, यस। मैंगो ट्री, यस, बट मैंगो नो। ऑरेंज ट्री, यस, बट ऑरेंज नो। एंड व्हीट एंड राइस के क्रॉप को भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 is only applicable to bearer plant, but it is not applicable to produce of the bearer plant. Second, wasting asset mineral resources पर applicable नहीं होगा। तीसरा, जहां पे भी कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है वो मेरे जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ओवररूल कर देगा। बेस्ट एग्जांपल इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज एंड द फोर्थ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वहां पे भी सिखा रहा था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलवेज कॉस्ट मॉडल पर ही कंटिन्यू होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आप कभी भी रिवोल्यूशन भी कर सकते नहीं हो। क्लियर? ये सिंपल मैंने आपको डेफिनेशन बोल दिया बायोलॉजिकल एसेट की एंड वो सब कुछ। एग्जाम्पल भी मैंने बोल दिया था, मैंगो ट्री इज अ बेरर प्लांट एंड इट इज कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, बट मैंगो ग्रोन ऑन अ ट्री इज नॉट अ बेरर प्लांट बिकॉज इट इज अ प्रोड्यूस ऑफ द बेरर प्लांट। क्लियर? अच्छा, कॉस्ट ऑफ द एसेट में फ्रेंड्स आपको 3 चीज इंक्लूड करना है। एक, परचेस प्राइस। दूसरा, एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द फिक्स असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। एंड तीसरा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग और द रिस्टोरेशन कॉस्ट।
परचेस प्राइस में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट के रिफंड आपको मिलने वाला है तो माइनस कर देने का। क्रेडिट के रिफंड अगर मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करने का, और कैश डिस्काउंट है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रेडी टू यूज तक के ही खर्चा ऐड करने का। हाथ जोड़ के अब मैं बोल रहा हूं, पुट टू यूज दिमाग में से निकालो, जस्ट एंड जस्ट रेडी टू यूज तक। एंड यस, आपका फेवरेट वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाला वोडाफोन की स्टोरी याद करो। मेरा घर था, घर के ऊपर टेरेस था, वोडाफोन वाले आए थे, बोले आपके घर के ऊपर टावर इंस्टॉल करना है। मैंने बोला करो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला टावर कितने साल तक रखोगे? उन्होंने बोला 10 साल। मैंने बोला 10 साल के बाद का क्या? तो क्या 10 साल के बाद ये टावर को यहाँ से डिसमेंटल कर देंगे। मैंने बोला जब डिसमेंटल करोगे तो मेरा टेरेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। एक काम करो, आज से कॉन्ट्रैक्ट करो, 10 साल के बाद आप लोग मुझे मेरा टेरेस रिस्टोर करके वापस दोगे। रिस्टोर मतलब मैं आपको जिस हालत में आज टेरेस दे रहा हूं, 10 साल के बाद आप लोग मुझे वही हालत में मेरा टेरेस वापस दोगे। कहने से वोडाफोन के लिए फ्यूचर में एक एक्सपेंस होने वाला है। कौन सा एक्सपेंस? तो सिंपल ये मेरा टेरेस का रिपेयरिंग का खर्चा वोडाफोन जो फ्यूचर में एक्सपेंस करेगा उसको डिस्काउंटिंग करके आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देगा, एंड हमको एवरी ईयर उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। याद कराओ, वोडाफोन ने एक्सपेक्ट किया था 10 लाख, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लेके आए थे 7 लाख। 7 लाख रुपीज का प्रोविजन आज बना देना पड़ेगा। सर वाई इट इज अ प्रोविजन? रीजन डिसमेंटलिंग कॉस्ट होने वाला वो कंफर्म है, पर कितना होने वाला वो कंफर्म नहीं है। एक लाइन बोल रहा हूं, प्रोविजन का बैलेंस डे बाय डे बढ़ता रहेगा, असेट का बैलेंस डे बाय डे कम होता रहेगा। प्रोविजन क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, एंड असेट का बैलेंस कम क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। 10 साल के बाद तो याद करवाओ, हमारे वहां पे प्रोविजन का बैलेंस 10 लाख होगा और असेट का बैलेंस 0 होगा। क्लियर? बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती है जो कभी भी कॉस्ट ऑफ असेट में इंक्लूड नहीं करने का। अगर आप ओपनिंग सेरेमनी जैसा कुछ रखते हो, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा करो। ट्रेनिंग एक्सपेंस, जनरल ओवरहेड वो कभी भी नहीं ऐड करने का। हाँ, पर अगर स्पेसिफिक ओवरहेड है तो आप ऐड कर सकते हो। कोई पूछे कोई भी सेल्फ जनरेटेड असेट को बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं? आंसर इज यस, सेल्फ जनरेटेड असेट को आप बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड उसके लिए सिंपल याद करो कौन कौन सा खर्चा होगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए खर्चा है वो कर सकते हैं, एक्सेप्ट गुडविल को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इंटरनल प्रॉफिट है वो सेल्फ जनरेटेड असेट में ऑलवेज क्या कर देने का? एलिमिनेट कर देने का। बाकी इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं था। अब आया था एक्सचेंज ऑफ असेट, जहां पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। सिंपल रूल है, इफ एनी टू असेट्स आर एक्सचेंज देन असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट fair value of asset given or a fair value of asset taken whichever is more clearly evident। ये एक बेसिक रूल था। दो सिचुएशन में हम एक्सेप्शनल रूल फॉलो करेंगे, जब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, एंड सेकंड जब फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन एंड टेकन क्लियरली एविडेंट नहीं है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है तो आप एक्सेप्शनल रूल फॉलो करोगे। एंड एक्सेप्शनल रूल में आपको असेट रिकॉर्ड करना है, बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन माइनस कैश रिसीव्ड ऑफ एनी। ये रहा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन लेस कैश रिसीव्ड इफ एनी के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर कैश फ्लो। सिंपल मैं बोल दूं, अगर असेट एक्सचेंज करने के बाद अगर आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होने वाला है, उसका मतलब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। पर अगर आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होने वाला नहीं है, उसका मतलब ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सिंपल यहां तक जो भी चल रहा था वो मेरा असेट का इनिशियल रिकॉग्निशन चल रहा था। अब मैं जो सिखा रहा हूं वो असेट का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन सिखा रहा हूं। ऑन बैलेंस शीट डेट आपके पास दो चॉइस है, आइदर असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करो, आइदर असेट का क्या करो? रिवैल्यूएशन करो। मैं ये लाइन बोला वहां से आपको परफेक्ट पता चल जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन इज अ चॉइस, रिवैल्यूएशन इज नॉट अ मैंडेटरी। करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल सिलेक्ट कर रहे हो तो असेट का मैक्सिमम जो रिवैल्यूएशन होगा वो असेट की रिकवरेबल अमाउंट तक होगा। रिकवरेबल अमाउंट तक मतलब व्हाट? असेट के आपके पास दो चॉइस है, आइदर असेट को बेच दो, आइदर असेट को यूज करो। असेट को बेचोगे तो उसमें से नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा, असेट को यूज करोगे तो आपको वो फ्यूचर में कुछ कमा के देगा जिसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। फॉर इंटरमीडिएट पर्पस मुझे टेंशन है ही नहीं, क्वेश्चन में आपको रिकवरेबल अमाउंट दे देंगे। याद करो, जब भी असेट का फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते थे तो आपका एंट्री करना पड़े असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। असेट का जब फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड करते थे तो आपको एंट्री करना पड़े पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एक बार असेट को अपवर्ड करने के बाद डाउनवर्ड करो तो आपका जो भी लॉस है वो पूरा पीएनएल में ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने। और एक बार डाउनवर्ड करने के बाद अगर अपवर्ड करो तो पूरा गेन आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं चला जाएगा, सबसे पहले चला जाएगा पीएनएल में। एंड वो पीएनएल में कितना जाएगा? डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू विथ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एंड बुक वैल्यू विदाउट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, जितना
उसके बाद हमने एक नेक्स्ट टॉपिक किया था, जब भी असेट का रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड, रीस्टेट करो। किसको? तो एडजस्ट करो। किसको? तो आपका जो भी ग्रॉस ब्लॉक है ना, आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसको रीस्टेट करो। एंड सेकंड, आपके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को एलिमिनेट कर दो। मतलब मैंने आपको ऐसा सम भी करवाया था कि अगर आपकी कॉस्ट 1 लाख है, अक्यूमुलेटेड डेप्री 20 है, तो नेट ब्लॉक आपका 80 रहेगा। 80 वाली चीज को 110 रखना है, तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से रीस्टेट करें, प्रपोर्शन रखेंगे कि 80 वाली चीज को 110 करना है, तो अगर मेरा ग्रॉस ब्लॉक 1 लाख था, उसको कितना करूंगा? अक्यूमुलेटेड डेप्री को भी रीस्टेट करूंगा कि 80,000 वाली चीज को 1 लाख करना है, तो अगर मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्री 20 था, उसको कितना करूंगा? एंड मेथड नंबर 2 था कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को आप क्या कर दो? तो क्या एलिमिनेट कर दो। क्लियर? इसमें मजा कहां पे था बताओ? जब असेट की रिकवरेबल अमाउंट उसकी नेट ब्लॉक से ज्यादा है बट कॉस्ट से कम है। क्लियर? वैसा भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, प्लीज हाँ बोलना। अच्छा, अभी भी बोल रहा हूं, ये लेक्चर रिवीजन लेक्चर है। बहुत लोगों को लग रहा है ये कब से बोल रहा है, अरे रिवीजन है, क्लास में मैं सब कुछ 500 बार बोल के आया हूँ, इसीलिए जस्ट एग्जाम के अगले दिन का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करें, दैट इज समथिंग बट स्पेशल केस मैंने समझाया था 3। हायर परचेस में असेट ऑलवेज आप रिकॉर्ड करोगे कैश प्राइस पे। अगर कोई भी जॉइंटली हेल्ड असेट है, मतलब 2 लोगों के नाम पे, मैं बोलूँ जिन्होंने जितने रुपए निकाला है, मतलब प्रोरेटा कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करने का। एंड अगर कोई भी 2 असेट को कंसोलिडेटेड प्राइस से परचेस कर रहे हो, तो सर्टिफाइड वैल्यूअर के पास आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। एंड वो जो बोले उसके रेशियो में आप क्या कर दोगे? तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नेक्स्ट, याद करो हमने वो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन बनाया था, वो प्रोविजन कभी भी आपका चेंज हो सकता है। एंड उसमें अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो, सिंपल, में ये सब कुछ थियरी बियरी छोड़ दो, अगर हम हमारी बात करें तो सिंपल क्या था, अगर असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू कर रहे हो, वहां पे अगर आपका प्रोविजन का बैलेंस बढ़ता है तो आप एंट्री क्या करते थे? असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन का बैलेंस कम हो रहा है तो आप एंट्री क्या करते थे? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। पर मैं वहां पे बोलता था, ध्यान इतना रखना, प्रोविजन इतना सारा बढ़ना नहीं चाहिए कि असेट का बैलेंस रिकवरेबल अमाउंट से भी ज्यादा हो जाए, एंड प्रोविजन इतना सारा कम नहीं होना चाहिए कि असेट का बैलेंस नेगेटिव चला जाए। इफ यू आर फॉलोइंग द रिवॉल्यूशन मॉडल, तो रिवॉल्यूशन मॉडल में सिंपल याद करो, जब भी प्रोविजन बढ़ता था आप एंट्री करते थे रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, एंड प्रोविजन कम होता है तो आपको एंट्री करना पड़े प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। प्रोविजन बहुत कुछ बढ़ता है, रिवॉल्यूशन रिजर्व में अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो वह कहां से लेके आने का? पीएनएल। एंड प्रोविजन इतना सारा कम नहीं हो जाना चाहिए कि रिवॉल्यूशन रिजर्व का बैलेंस असेट के बैलेंस से भी ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। क्लियर? ये उसके भी हमने 3 एग्जांपल किए थे, वो अच्छी तरह से करके जाना। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज एक्चुअली डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ टेंजिबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द टाइम, बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन, आपको एवरी ईयर आपको डेप्री प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? सिंपल यहाँ पे डेप्रिसिएशन ने AS10 ने कोई स्पेसिफिक मेथड आपको बुलाया नहीं है, पर यस बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आप यूजफुल लाइफ में वो सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हो। लाइक नंबर ऑफ शिफ्ट्स, आपकी असेट कितने शिफ्ट में काम कर रहा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, चेंजेस इन मार्केट डिमांड, लीगल रिस्ट्रिक्शन, ये सब कुछ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन पीरियड, तो आपका डेप्री स्टार्ट कब से होगा? जब आपकी असेट रेडी टू यूज हो जाता है। आप यूज करो नहीं करो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, जब आपकी असेट रेडी टू यूज हो जाए तब से डेप्री कर देने का। कब तक? जब उसका यूजेज बंद कर रहे हो या उसको डिस्पोज कर रहे हो, मतलब सेल तक, तब तक आपको एवरी ईयर डेप्री करना पड़े। उसको यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आपका प्रॉब्लम है। कोई पूछे चेंज इन डेप्री कर सकते हो? हाँ, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। एंड फ्रेंड्स, अगर वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो उसकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, उसकी आपको कौन सी इफेक्ट देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। एंड अगर कोई भी असेट को आप बेचने का सोच रहे हो, हेल्ड फॉर सेल है, तो सिंपल उसका आप वैल्यूएशन जो करोगे वो किसके हिसाब से करोगे? कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर से जो भी आपका लॉस आता है इमीडिएटली चार्ज कर देने का। कहां पे? पीएनएल में। यहां तक जो भी था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का था। अब मैं बोलना चालू करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, जिसका नाम था इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पर AS11 डील्स विद 2 थिंग्स, वन इज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड सेकंड इज द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में क्या था तो आपको याद करवा दो। अगर कोई भी इनिशियली कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में कर रहे हो तो उसको आपको स्पॉट रेट पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्पॉट रेट मतलब सिंपल रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन।
एवरी बैलेंस शीट डेट पर अगर आपका कोई भी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो उसको क्या करोगे, क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करोगे। जो भी आपका गेन के लॉस है वो इमीडिएटली चार्ज कर देने का पीएनएल में। अगर कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी भी अगर आपका फॉरेन करेंसी में है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी जब भी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करो तो फॉरेन करेंसी में तो लिखना है, साथ में उसको रुपीस में भी लिखना पड़ेगा, एंड उसके लिए भी कौन सा रेट ले लोगे, बैलेंस शीट डेट का रेट ले लोगे। मैंने बोला था फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को बैलेंस शीट डेट पर क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करोगे तो व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, एनी असेट और लायबिलिटी अमाउंट इज फिक्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एग्जांपल बोले थे, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, लोन है, बोरोइंग है, वो सब कुछ आपके लिए क्या है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, पैरा 46 और 46A ऑफ AS 11। याद करो फ्रेंड्स, 2008 में एक ही साल में अप्रॉक्स डॉलर का रेट ₹38 से 52 तक पहुंच गया था। नंबर ऑफ कंपनीज ने वहां पे फॉरेन एक्सचेंज का लॉस रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। रिलायंस ने उस साल 3200 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड किया था। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करो तो ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज लॉस उसका टोटल जो पीएनएल स्टेटमेंट देखो तो वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा था। टाटा स्टील ने उस टाइम बहुत बड़ा लॉस रिकॉर्ड किया था। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2009 को एक ऑप्शन लेके आए, जिसको भी पैरा 46 और 46A का ऑप्शन सिलेक्ट करना है कर लो, कब तक, 31 मार्च 11 तक। अगेन बोल रहा हूं, दिस इज एन ऑप्शनल, दिस इज नॉट अ कंपल्सन। 31 मार्च 11 से उसको एक्सटेंड किया था 31 मार्च 12 तक, एंड 31 मार्च 12 से उसको एक्सटेंड किया था 31 मार्च 20 तक। जब मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ ऑप्शन लेके आई, मतलब उस टाइम जो नाकास था वैसा ऑप्शन अगर लेके आया तो वो कहने से कंपनीज को ही एप्लीकेबल था। पर यस, इन द ईयर 2014 ICAI ने भी अपने AS 11 में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको भी पैरा 46 और 46A का बेनिफिट लेना है तो ले लो, अब मिल जाएगा। दिस पैरा इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म, जिसका सेटलमेंट आपको 12 मंथ्स के बाद करना है। क्लियर? अच्छा, जब ये पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया था वो ऑप्शनल था, आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ऑप्शन में था क्या, अगर आपका कोई भी डेप्रिशिएबल फिक्स असेट के लिए कोई भी पेमेंट बाकी है तो उसका गेन के लॉस आप पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, उसका गेन के लॉस आप फिक्स असेट में कैपिटलाइज कर दोगे। इफ इट इज अ लॉस तो असेट में ऐड हो जाएगा, पर इफ इट इज अ गेन तो असेट में से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ब्रैकेट में आपको क्लास में लिखवाया है, कैपिटलाइजेशन कैन बी नेगेटिव। डेप्रिसिएशन जो भी आएगा वो आपको प्रोस्पेक्टिवली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बाकी का कोई भी अदर पर्पस के लिए अगर कोई भी आपका बोरोइंग गेन, वहां पे अगर कोई भी गेन के लॉस आ रहा है, वो गेन के लॉस के लिए आपको वो गेन के लॉस, आपका फेवरेट थम क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ट्रांसफर करना पड़ेगा FCMITDA, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। एंड वो अकाउंट दिखाना कहां पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जिसको कुछ याद नहीं रहता था उसको मैं समरी याद करवाता था। अगर वो शॉर्ट टर्म है, आंख बंद करके पीएनएल में, अगर वो लॉन्ग टर्म है, पैरा 46 और 46A का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो भी पीएनएल में, अगर वो लॉन्ग टर्म है, पैरा 46 और 46A का ऑप्शन सिलेक्ट किया है डेप्रिशिएबल फिक्स असेट के लिए तो फिक्स असेट, बाकी सबके लिए वो ट्रांसफर कहां पे करना पड़ेगा, FCMITDA में। क्लियर? उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फॉरेन करेंसी ऑपरेशन। AS 11 4 तरीके के ऑपरेशन के साथ डील कर रहा है, फॉरेन ब्रांच, फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन एसोसिएट एंड फॉरेन जॉइंट वेंचर। मेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, वन इज इंटीग्रल एंड सेकंड इज नॉन इंटीग्रल। Integral is nothing but just an extension of an existing enterprise. Non-integral is nothing but our investment. Integral की पहले बात करें, फिक्स असेट एंड डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से कन्वर्ट करोगे। बाकी का कोई भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है, क्लोजिंग रेट्स है, इनकम एंड एक्सपेंस है वो एवरेज रेट्स है, एंड हेड ऑफिस के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको एक्चुअल रेट के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी गेन के लॉस है, फॉरेन एक्सचेंज का गेन के लॉस, वो इमीडिएटली आप ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल में। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इट इज नथिंग बट जस्ट अवर इन्वेस्टमेंट। Just a minute. एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हर एक असेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट्स है, इनकम एंड एक्सपेंसेस एवरेज रेट्स है, इन हेड ऑफिस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन है तो एक्चुअल रेट के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में अगर आपका कोई भी गेन के लॉस आता है, वो गेन के लॉस आप ट्रांसफर कर दोगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। आज वो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस में, सिंपल मैं बोल देता हूँ, वो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ट्रांसलेशन रिजर्व में गया, उसके बाद उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हो, रिकॉग्नाइज एज ए इनकम। कब? जब वह फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज कर देते हो। अगर पार्टली डिस्पोज करो तो पार्टली ट्रांसफर करने का, पर अगर फुल्ली करो तो फुल्ली आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर डिस्कस करो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पर्सन इज अग्रीज टू बाय फ्रॉम और सेल टू
एन अंडरलाइंग असेट ऑन अ फ्यूचर डेट एट एन अग्रीड प्राइस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप हुआ करते थे, एक होता था हेजिंग एंड दूसरा होता था दैट इज समथिंग बट स्पेक्यूलेशन। फ्रेंड्स, आपका हेजिंग में जो पर्पस होता था ना वो रिस्क कवर का होता था, पर स्पेक्यूलेशन में आपका जो पर्पस होता था ना वो किसका होता था, तो अर्निंग का होता था। हेजिंग में एक चीज फाइंड आउट करते थे, प्रीमियम और डिस्काउंट, जिसकी फॉर्मूला थी फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वो सिंपल आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म है उसमें क्या कर देने का, अमोटाइज कर देने का। स्पेक्यूलेशन में आपका पर्पस होता था अर्निंग का, परचेस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो भी डिफरेंस है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट में फ्रेंड स्टार्ट करो AS12, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं, 6 लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी एंड एनी अदर सिमिलर बॉडी इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। क्लियर? नेशनल बॉडी बेस्ट एग्जांपल इज ICAI, international body best example is the WHO, World Health Organization, and the private institution Adani Foundation, the Reliance Foundation. What is the meaning of the grant? Anything received either in a cash or in a kind. किसके लिए? पास्ट में कोई कंडीशन को फुलफिल कर दिया है या फ्यूचर में कोई कंडीशन को फुलफिल करने वाले हो, एंड उसका वैल्यू मनी में मेजरेबल होना चाहिए। कोई भी टैक्स एग्जम्पशन है, कोई भी टैक्स डिडक्शन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है, तो वहां पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अप्लाई होने वाला नहीं है। आप आपकी बुक में ग्रांट तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। फर्स्ट क्या, उसका क्या होना चाहिए, कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए। मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि कैश मिल जाना चाहिए, जस्ट कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए। एंड सेकंड, आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए जिस कंडीशन के साथ ग्रांट मिला है वो कंडीशन आप फुलफिल कर दोगे। सिंपल, ग्रांट बहुत सारे टाइप की थी, मैं आपको याद कर दूं कि ग्रांट हमने जो चार्ट किया था वो समझोगे, पीपीटी के साथ तो छोड़ दो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट, वन इज अ नॉन मॉनेटरी, सेकंड इज अ मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए है, तो आप एंट्री करोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कौन सा, नॉमिनल अमाउंट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए तो आप एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नॉमिनल अमाउंट सा। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस के लिए आप एंट्री करोगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू PNL, अमाउंट कौन सा, तो नॉमिनल अमाउंट। मॉनेटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, आपके लिए 2 चॉइस है, आइदर लैंड की वैल्यू में से रिड्यूस करो, अगर वैसा नहीं करना है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए तो असेट की वैल्यू में से रिड्यूस करो या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करो। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से धीरे धीरे करके फ्रेंड्स आप PNL में लेके आओगे, वो कौन से रेशियो में लेके आओगे, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस है तो आपके पास 2 चॉइस है, आइदर एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करो या PNL में क्रेडिट करो। कोई भी ग्रांट अगर इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, जिनको कुछ पता नहीं चलता था उनको बोलता था रट्टा लगा दो, अगर क्वेश्चन में इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन बैकवर्ड एरिया ऐसा कुछ वर्ड दिखे तो वो ग्रांट होगा। इन दैट सिचुएशन आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एंड अगर कोई भी ग्रांट बेल आउट ग्रांट है, आपकी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, बहुत सारे साल से लॉसेस कर रही है, वो लॉसेस में से बाहर निकालने के लिए जो ग्रांट दे उसको बोलते थे बेल आउट ग्रांट, एंड दैट बेल आउट ग्रांट आपको क्रेडिट कर देना पड़े डायरेक्टली कहां पे, PNL में। ग्रांट को कहने से फ्यूचर में रिफंड करने का भी आएगा। वो क्यों आएगा, बिकॉज आपको जिस कंडीशन के साथ ग्रांट मिला था वो कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया तो ग्रांट को आपको रिफंड भी करना पड़ेगा। ग्रांट जब भी रिफंड करो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड सिंपल उसकी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। लॉजिक इतना है, जब ग्रांट मिला था आपको जो अकाउंट क्रेडिट किया था, ग्रांट रिफंड करो तो आपको वही अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेंड्स स्टार्ट करें, दैट इज समथिंग बट AS16, जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट। फ्रेंड्स, बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में किस किस को लेते थे, इंटरेस्ट एंड रिलेटेड प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन। इन एक स्पेसिफिक टॉपिक मैंने आपको करवाया था फॉरेन एक्सचेंज लॉस वाला। नॉर्मली बोरोइंग कॉस्ट इज चार्ज टू PNL, पर उसको कैपिटलाइज कर सकते हो इफ दैट बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन अ क्वालिफाइंग असेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वालिफाइंग असेट, तो जिस असेट को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, पर फॉर एकेडमिक पर्पस हम बोल रहे हैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब वर्ड, जिस चीज को बनने में 12 महीने या उनसे क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर याद करो कंडीशंस फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, अगर वो डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल है या जनरल बोरोइंग है तो भी चलेगा, एंड आपको लगना चाहिए कि वो सिंपल असेट में से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप एक से ज्यादा असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बहुत सारी जगह पे आपने स्पेसिफिक बोरो किया होगा, पर जब भी जनरल बोरोइंग यूज करो तो जनरल बोरोइंग के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक का लोन का अलग अलग है तो आपको कंपल्सरीली वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगर आपने कोई भी टेम्पररी फंड इन्वेस्ट किया था ना, अगर इन्वेस्टमेंट में से अगर कुछ भी इनकम आया तो उसको लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस के सामने माइनस करके नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। मेरी ये लाइन स्पेसिफिकली याद रखना, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड शुड नॉट एक्सीड
एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड, जितना खर्चा किया है उतना ही कैपिटलाइज कर सकते हो, उनसे ज्यादा कुछ भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको 3 स्पेसिफिक टॉपिक करवाए थे, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड द सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करना उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, टेम्पररी पीरियड के लिए कैपिटलाइजेशन करना बंद करना उसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, एंड परमानेंटली अगर इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना बंद करना उसको बोलते हैं सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन आप तभी स्टार्ट कर सकते हो अगर असेट का कुछ एक्चुअल एक्टिव डेवलपमेंट आपका स्टार्ट हो गया है। क्लियर? अगर आपका कोई भी सस्पेंशन, अगर कोई एबनॉर्मल रीजन के वजह से काम बंद हो गया तो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। पर यह ध्यान रखना, अगर कोई भी टेम्पररी डिले है विच इज योर नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते ही रहने का, कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। यानी एक बार जब आपकी असेट रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद एक भी रुपए का इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। एंड लास्ट टॉपिक वहां पे याद करो, ये था वो फॉरेन एक्सचेंज की लोन वाला। नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज आउट ऑफ इंडिया से बोरो करते थे, और इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये कैलकुलेट करने वाला है इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। स्टेप 2 में करते थे इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट बोरोड इन इंडिया। स्टेप 3 में हम कंपेयर करते थे फॉरेन एक्सचेंज लॉस। स्टेप 2 एंड 1 के डिफरेंस को फ्रेंड्स हम क्या मानते थे? फॉरेन एक्सचेंज का लॉस मानते, अरे इंटरेस्ट मानते थे, एंड रिमेनिंग जो भी है उसको क्या बोलते थे? फॉरेन एक्सचेंज लॉस बोलते थे। अगर फॉरेन एक्सचेंज का गेन आए तो सोचना है ही नहीं, रीजन ये 16 का नाम बोरोइंग कॉस्ट है। क्लियर? फाइनली यहां तक का जो भी रिवीजन था वो मैंने ग्रुप 1 में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उसका मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब फ्रेंड्स अब जो हम रिवीजन स्टार्ट करें वो पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग, जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 में अपीयर होने वाला है उनको ये लेक्चर यहां से देखना पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2 का फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। फ्रेंड्स AS4 का नाम क्या था? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। 2 टॉपिक है, एक टॉपिक है कंटिंजेंसीज एंड दूसरा टॉपिक है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले मैं आपको कंटिंजेंसी के डेफिनेशन समझाऊं। Circumstances of the event should be available on the date of balance sheet, result of which is not known. Result is only known after happening or non-happening of future uncertain event which is not either wholly or partly within the control of the enterprise. Result may be a gain, may be a loss. मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूं। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल आपने सुना है। मैंने किसी के पास से बिल साइन करवा के ले लिया तो वो मेरे पास बिल रिसीवेबल है, पर वो सामने मिस्टर एक्स था ना, उसके लिए वो बिल्स पेएबल है। कहने से मेरे पास 2 चॉइस है, वो बिल को आज का आज जाके डिस्काउंट करवा दूं, एंड मैंने डिस्काउंट करवा दिया तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी बैंक ये रुपए लेके, मतलब मैं अगर डिस्काउंट करवा दूं तो कहने से बैंक रुपए लेने के लिए मिस्टर एक्स के पास जाएगा। मिस्टर एक्स अगर रुपए दे दे तो ठीक है, पर अगर मिस्टर एक्स ने अगर पेमेंट नहीं किया तो कहने से मुझे इसका पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब मेरे पर एक रिस्क है कि अगर मिस्टर एक्स रुपए ना दे तो मुझे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए वो क्या होगा? कंटीजेंट लायबिलिटी होगा। दूसरा चीज समझो, अगर मैंने किसी के लिए लोन के लिए मैंने गारंटी दी है तो जो बंदा गारंटी देता है उनके लिए फ्यूचर में लायबिलिटी आ सकता है, तो उनके लिए वो रिस्क है। नॉन एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है वो उसको AS4 एप्लीकेबल नहीं होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान फ्रेंड्स से CA फाइनल में आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में, एंड अगर कोई भी लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे भी ये नहीं होगा। अच्छा, आप लीज का लीज क्या, आप जो भी कंटिंजेंट लॉस को एस्टिमेट कैसे करोगे, तो मैनेजमेंट एस्टिमेट एंड एक्सपर्ट का ओपिनियन भी आप वहां पे कंसीडर कर सकते हो। कंटिंजेंट लॉस का मैं अकाउंटिंग आपको सिंपल समझ लो फ्रेंड्स, 3 बाइफरकेशन करना है। If your contingent loss or contingent liabilities are probable, then you should make a provision. If it is a reasonable, then it should be disclosed in the notes to accounts, and if it is a remote, then it should be ignored. What is the meaning of the probable? जिसकी होने की probability 50% से ज्यादा है। What is the meaning of the reasonable? जिसकी होने की probability 5 से ज्यादा है but up to 50 है। And what is the meaning of the remote? जिसकी probability 5 या 5 से कम है। Exit 100% हुआ तो वो आपके लिए probable हुआ, एग्जिट 50 हुआ तो आपके लिए रीजनेबल हुआ, एंड एग्जिट 5 हुआ तो आपके लिए क्या होगा? तो रिमोट होगा। Events occurring after balance sheet date. What is the meaning of the events occurring after balance sheet date? If any event took place between the date of the balance sheet and the financial statement approved by the competent authority. Word एकदम फोकस करना, मैं वर्ड बोल रहा हूँ competent authority, मतलब what? कंपनीज होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट, वन इज एडजस्टिंग एंड सेकंड इज नॉन एडजस्टिंग। अगर बैलेंस शीट डेट पर इवेंट के सर्कमस्टेंसेस अवेलेबल थे देन इट इज एडजस्टिंग इवेंट। लाइक 30 मार्च को अगर फायर हुआ एंड उसका लॉस की अमाउंट जस्ट आपको 2 अप्रैल को पता चल रहा है, तो यस बैलेंस शीट डेट पर मुझे पता था कि यस ये लॉस होने ही वाला है, तो सिंपल इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। लास्ट ईयर में उसको पूरा रिकॉर्ड कर देने का।
उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अगर कोई इवेंट के सर्कमस्टेंसेस बैलेंस शीट डेट पर एडजस्ट अवेलेबल नहीं था तो उसको बोलने का नॉन एडजस्टिंग इवेंट, यानी उसको अकाउंट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइक आफ्टर बैलेंस शीट अगर आपके मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, कोई मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन का कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कोई रिस्ट्रक्चरिंग का प्लानिंग कर रहे हो, टैक्स रेट में कोई चेंज हो रहा है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को कभी भी आपको अकाउंट में एडजस्ट नहीं करोगे, बट यस इफ दैट नॉन एडजस्टिंग इवेंट अफेक्ट्स योर गोइंग कंसर्न, तो एज एन एडजस्टिंग मान के उसको अकाउंट में क्या कर देना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगर कोई भी इवेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है, मतलब मैं क्लास में बहुत बार बोला हूं डेट चेक करने का, 31 मार्च इज योर बैलेंस शीट डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर 15 अगस्त को हो रहा है, पर अगर आपकी इवेंट अगर 20 अगस्त को हो तो बहुत लोग उसका आंसर देते हैं नॉन एडजस्टिंग। अरे नॉन एडजस्टिंग नहीं, AS4 ही एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन, आपकी अप्रूवल की डेट थी 15 अगस्त, यहाँ पे मैंने डेट बोली इवेंट की 20 अगस्त, तो वहां पे आपका AS4 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड नाम का कोई कंसेप्ट आज की तारीख में बचा नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा होता था 12-13 का डिविडेंड 13-14 में डिक्लेयर करते थे, तो 12-13 में उसको प्रपोज डिविडेंड के नाम से रिकॉर्ड करते थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 2016 में चेंज हुआ, बोल रहे 12-13 का डिविडेंड अगर 13-14 में डिक्लेयर करो तो डायरेक्टली 13-14 में ही डिक्लेयर्ड डिविडेंड के नाम से रिकॉर्ड करने का, प्रपोज डिविडेंड जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करो AS5। AS5 नाम था नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी P&L 5 आइटम से बनता है। प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एंड बाकी का जो भी बचा वो सब कुछ कहां पे आ जाएगा, ऑर्डिनरी। दिस इज द रेसिडुअल कैटेगरी, रिमेनिंग जो भी होगा उसको कहां पे ले लेंगे, ऑर्डिनरी में। सबसे पहले स्टार्ट करें ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब वो जो आपका बिजनेस नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी के साथ आपका रिलेटेड है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी का कोई स्पेशल डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। पर याद करो, देयर आर 6 आइटम्स विच आर इन ऑर्डिनरी बट विद अ स्पेशल नेचर एंड अमाउंट। कौन सी 6 आइटम? प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, लिटिगेशन एक्सपेंस, सेटलमेंट एक्सपेंस एंड रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। ये जो आइटम है वो आपके लिए कौन सी है? तो 6 आइटम ऐसी जो आपको लग रहा है ऑर्डिनरी, हाँ ऑर्डिनरी है बट विथ अ स्पेशल नेचर एंड अमाउंट है। मैं आपको वहां पे बोल रहा था ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बाइफर्केशन करने के लिए ये बोल दो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ये चीज हो रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए मेरे एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ तो ऑर्डिनरी हुआ, मैं बिजनेस कर रहा था इसलिए अर्थक्वेक आया, लॉस हो गया, तो वो आपके लिए कौन सा हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। सिंपल बोलो, ये 6 आइटम को शेड्यूल 3 के हिसाब से आप उसको एक्सेप्शनल आइटम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्सेप्शनल आइटम, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। Extraordinary, simple definition, extraordinary item मतलब which is not an ordinary. Extraordinary item is disclosed in such a way so that impact on P&L can be pursued. मतलब it should be always disclosed on the face of P&L. For example, loss due to earthquake, attachment of property, government grant को refund करो। Next आया accounting estimate। अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होता है, लाइक आपका यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट चेंज हो जाए, असेट का, आपका रेसिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट चेंज हो जाए। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का ऑलवेज प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करने का, एंड एनी प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज ऑलवेज डिस्क्लोज्ड इन द P&L। सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, प्रायर पीरियड आइटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रायर पीरियड आइटम? इफ एन इनकम और एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर ड्यू टू एरर और ओमिशन ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड, तो उसको बोल देने का प्रायर पीरियड। बहुत सारी एरर हो सकती है, यहाँ पे हम एरर को कंसिडर करेंगे, मिस्टेक को कंसिडर करेंगे, फ्रॉड को कंसिडर करेंगे, सब कुछ आ जाएगा। क्लियर। एंड प्रायर पीरियड आइटम इज ऑलवेज डिस्क्लोज इन सच अ वे सो दैट इंपैक्ट ऑन P&L कैन बी परसीव। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बता दूं, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑलरेडी हमने AS1 में तो डिस्क्लोज किया ही था, डिस्कस किया था। अकाउंटिंग पॉलिसी 3 सिचुएशन में चेंज कर सकते हो, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फॉर द बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करोगे आपको 4 डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीजन फॉर द चेंज एंड इंपैक्ट ऑन P&L। एक इंस्टीट्यूट की एक चीज फेवरेट है, AS5 में स्पेसिफिकली मेंशन है, कोई भी चीज एक तो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रहा हूं एंड दूसरा कोई ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस चेंज हो जाए, इसीलिए आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़े। लाइक समझाओ, पहले बिल्डिंग मेरे लिए फिक्स असेट था,
अब मैं बिल्डिंग बेचने का धंधा कर रहा हूं तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री हो जाएगा। तो सिंपल बोलो मेरा ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस चेंज हो जाएगा। पहले बिल्डिंग वो फिक्स असेट था, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से करता था। अगर बिल्डिंग इन्वेंट्री बन जाए तो कहने से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड कोई चीज को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रहे हो, लाइक आज तक हम हमारे एम्प्लॉइज को ग्रेजुएटी नहीं दे रहे थे, अब हम देना स्टार्ट करें तो सिंपल इसको भी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं मानूंगा। क्लियर। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करें, दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? तो सिंपल, अगर कोई भी दो पार्टी अग्रीमेंट करे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट और ग्रुप ऑफ असेट, एंड वहां पे जो स्पेसिफिकली नेगोशिएशन होता है ना, वो किसके लिए होता है? तो क्या कंस्ट्रक्शन के लिए। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ओनली एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर and not applicable to the contractee. This accounting standard is only applicable to the contractor and not applicable to the real estate developer. There are two types of contract. One is a fixed price contract and second is a cost plus profit contract. Clear? दोनों का hybrid contract भी possible हो सकता है। There are three situations जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट को सेगमेंट करना पड़ेगा। सेगमेंट मतलब कि अलग करना पड़ेगा। क्लियर? सिंपल, सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच असेट. Each asset have been subject to separate negotiation with both parties have been able to accept or reject, and cost and revenues of each asset can be identified. Clear? अगर ये तीन सिचुएशन है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे? अलग करोगे। पर ये तीन सिचुएशन है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन भी कर सकते हो। द ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज. Contracts are closely interrelated and contracts are performed in a continuous sequence. सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोल रहे 6 चीज होगा। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू प्लस एस्केलेशन प्लस मॉडिफिकेशन प्लस इंसेंटिव प्लस क्लेम माइनस पेनल्टी। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पहले से फिक्स होगा, एस्केलेशन प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से होगा, मॉडिफिकेशन स्कोप के बाहर का कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे तो आएगा, इंसेंटिव फॉर अर्ली कंप्लीशन होगा, पेनल्टी अगर लेट कंप्लीट करोगे तो डिडक्ट हो जाएगा, एंड क्लेम इज नथिंग बट जस्ट द रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस प्लस समथिंग प्रॉफिट। ये सबके लिए अगर कलेक्शन की सर्टेनिटी है तो ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? उसके बाद आपको याद करो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में मैंने आपको सिखाया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में सिंपल, अगर कोई भी डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है एंड अलोकेटेड ओवरहेड, वो ही कंसीडर करना पड़ेगा। पर इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज इनकर्ड टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट लाइक टेंडर फीस, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो लेने का, बाकी उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगर चेक करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है? लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लांट, टेक्निकल डिजाइन। ठीक है, इसका एक्सक्लूजन वाले पॉइंट याद रख के जाना। 5 चीज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं लेने का। कॉस्ट इनकर्ड फॉर द फ्यूचर एक्टिविटी, एडवांस गिवन टू सप्लायर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट एंड सेलिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, वो कभी भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल दो, कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी, एडवांस गिवन टू सप्लायर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन एंड सेलिंग, इतनी खर्चे कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम पता नहीं है, मतलब मैं बिल्डिंग बना रहा हूं पर आई डोंट नो मैं उसको बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, तो आप इनकम मैक्सिमम कितना रिकॉर्ड कर सकते हो? जितना आपने एक्सपेंस किया था उतना ही। रीजन कहने से अगर ज्यादा रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रूडेंस का वायोलेशन हो जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है? तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू परसेंटेज कंप्लीशन कर दो, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, वो सम करोगे तो ही पता चलेगा। प्रोविजन फॉर लॉसेस के लिए बोल दो, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो आपको प्रोविजन फॉर लॉसेस बनाना पड़ेगा। सर इसको प्रोविजन क्यों बोलते हैं? रीजन उसकी अमाउंट, मतलब लॉस होने वाला वो कंफर्म है, कितना होगा वो पता नहीं है। एक चीज ध्यान में समझ लेना, ये नोट इंपॉर्टेंट है, अगर काम चालू नहीं किया तो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से बढ़ रहा है, प्रोविजन फॉर लॉसेस बनाना ही पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, परसेंटेज कंप्लीशन के लिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट मेथड। आंसर इज नो, यू हैव एक्चुअली 3 मेथड। वन इज द कॉस्ट मेथड, सेकंड इज द सर्वे मेथड एंड थर्ड इज द फिजिकल आउटपुट मेथड। तीनों में से आपको जो भी मेथड सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। क्लियर? बाकी AS7 में ज्यादा कुछ नहीं था। AS9 फ्रेंड स्टार्ट करें। AS9 नाम था रेवेन्यू रिकॉग्निशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल। वर्ड फोकस करना, वर्ड वहां पे लिखा था ग्रॉस इनफ्लो। 5 जगह से, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। AS9 फ्रेंड्स टोटल 6 जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, लीज, फॉरेन एक्सचेंज गेन, सेल ऑफ फिक्स असेट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 6 जगह पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 अप्लाई नहीं करना है। सेल ऑफ गुड्स की इनकम कब रिकॉर्ड करोगे? जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाना चाहिए, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। बट यस, आपका बायर बोल रहा है
डिलीवरी कल करना। मैं आपको बोल रहा था रेवेन्यू आज रिकॉर्ड करने का कि कल, आज का आज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए दो ही कंडीशन है, सर्विस कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। ये मेरा स्पेशल पॉइंट में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट आप ऑलवेज रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। डिविडेंड की इनकम कब रिकॉर्ड करने का, जब आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाए, एंड राइट टू रिसीव आपका एस्टैब्लिश कब होगा, जब डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है। रॉयल्टी की इनकम ऑलवेज एज पर अग्रीमेंट। सेल ऑन अप्रूवल, सामने वाला अप्रूव करे और टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। कंसाइनमेंट, जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को बेचे तब। रीजन, कंसाइनर जब कंसाइनी को बेचता है तब जस्ट पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता नहीं है। ट्यूशन फी ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंप्लीशन। एडवर्टाइजमेंट फी, जब एडवर्टाइजमेंट जनरल पब्लिक के सामने अपीयर हो जाए तभी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लब मेंबरशिप, इफ इट इज अ वन टाइम रिसिप्ट डायरेक्टली ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड अगर कोई क्लब एनुअल मेंबरशिप फी है तो इट इज ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, अगर कोई भी रेवेन्यू एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं उसके बाद उसको कभी भी रिवर्स नहीं कर देने का। एक्सपोर्ट रिलेटेड के बोलो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जिस साल में एक्सपोर्ट किया है उसी साल में रिकॉर्ड कर देने का, विथ कंडीशन कि आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलने वाला है, उसकी कुछ कलेक्शन की सर्टेनिटी है। एंड यस, मेन पॉइंट, इंटर डिवीजन ट्रांसफर को हम कभी भी सेल नहीं मानते हैं। रीजन, इंटर डिवीजन ट्रांसफर में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है, एंड कलेक्शन जैसा भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें, दैट इज नथिंग बट AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्लियर। सेगमेंट रिपोर्टिंग ध्यान रखना, सेगमेंट रिपोर्टिंग टोटली डिस्क्लोजर है। सर इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई बड़ा बिजनेस बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विस में काम करता है, एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न होता है। तो कहने से आपको मैनेजमेंट को एंड आपके स्टेक होल्डर को पता चलना चाहिए कौन सा सेगमेंट क्या रिपोर्ट कर रहा है एंड क्या उसका परफॉर्मेंस है। There are two types of segment. One is the business segment and second is the geographical segment. Nestle is the best example of the business segment and आपका Kingfisher is the best example of the geographical segment. क्लास में हमारा इस पर डिस्कस हुआ था। क्लियर। सिंपल बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले आप आपके बिजनेस में से सेगमेंट को आइडेंटिफाई करो, उसको मैं बोलता था ऑपरेटिंग सेगमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करते थे कौन से सेगमेंट को रिपोर्ट करना है, उसको हम बोलते थे रिपोर्टेबल सेगमेंट। एंड फाइनली थर्ड स्टेप हमने सीखा था डिस्क्लोजर। बिजनेस सेगमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बिजनेस सेगमेंट आर द कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस व्हिच आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड। हर एक का कुछ अलग है। सच बिजनेस सेगमेंट आर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सेट्रा। AS17 ने बोला था बिजनेस सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए 5 फैक्टर कंसीडर करोगे। बोलो कौन कौन से? नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बेस्ट एग्जांपल था टाटा, प्रोडक्शन प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल था अमूल, टाइप ऑफ कस्टमर का बेस्ट एग्जांपल था रिलायंस, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बेस्ट एग्जांपल था नौकार एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी का बेस्ट एग्जांपल था दैट इज समथिंग बट ICICI। जियोग्राफिकल सेगमेंट की भी डेफिनेशन एग्जैक्ट बिजनेस जैसा ही है, जस्ट वर्डिंग डिफरेंट है। जियोग्राफिकल सेगमेंट आर द कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस व्हिच आर एंगेज इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहां तक सेम है, अब चेंज हुआ। इन अ पर्टिकुलर एरिया हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड, वहां पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, यहां पे क्या है, जस्ट अ पर्टिकुलर एरिया है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आपको याद करूं तो हमने ये भी डिस्कस किया था सेगमेंट रेवेन्यू में सब कुछ लेने का, जस्ट 3 चीज नहीं लेने का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। एक्सपेंस में सब कुछ लेने का, 5 चीज नहीं लेने का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हेड ऑफिस एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। असेट में सब कुछ लेने का, 3 चीज नहीं लेने का, इनकम टैक्स असेट, हेड ऑफिस असेट एंड इन्वेस्टमेंट। पर यस, ये क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड असेट में इन्वेस्टमेंट, ये टोटल 5 चीज आप ले सकते हो अगर आपका बिजनेस का नेचर फाइनेंस है। चेक करो, मैंने नीचे आपको यहाँ पे नोट में ही लिख के दिया था। क्यों? अगर बैंक में से अगर इंटरेस्ट इनकम में निकाल दोगे तो आपका कुछ बचने वाला नहीं है। क्लियर। अब मैं बोल रहा हूँ रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए 5 कंडीशन है। आपका सेगमेंट कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल कर देगा तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर। कौन सा? पहला, मेरा सेगमेंट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। मेरा सेगमेंट का रिजल्ट इन एब्सोल्यूट टर्म का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। ये डिफिकल्ट है, उसमें करना क्या था? सबसे पहले जितने भी सेगमेंट में प्रॉफिट है उसका टोटल करो, उसका 10%। सबसे पहले जितने भी सेगमेंट में प्रॉफिट है उसका टोटल करो, उसके बाद जितने भी सेगमेंट में उसका लॉस का टोटल करो। साइन कंसीडर नहीं करने का, बिकॉज हम एब्सोल्यूट टर्म को कंसीडर करते हैं। वो टोटल में से हायर सिलेक्ट करो और उसका 10%। तीसरा, मेरा सेगमेंट का असेट टोटल असेट का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए।
मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को भी ऐड कर सकता है एंड इंश्योर दैट एट लीस्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। फर्स्ट कंडीशन में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को लेते थे, फिफ्थ में जस्ट क्या आएगा आपका एक्सटर्नल। दूसरा रूल ये भी है, कोई भी सेगमेंट प्रीवियस ईयर में 10% वाले क्राइटेरिया में था, करंट ईयर में अगर वो 10% वाले क्राइटेरिया में नहीं है तो भी उसको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा। क्लियर। सेकंड चीज, अगर आपके वहां पे एक ही सेगमेंट है तो आपको AS17 आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इंटर डिवीजन ट्रांसफर के लिए आपको जो पॉलिसी रखना है रखो, वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा एंड उसको नोट्स टू अकाउंट्स में भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सेगमेंट एक्सपेंस, बट इफ दैट इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एज पर AS2 रेड विथ AS16 तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपको सेगमेंट एक्सपेंस में कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर। अभी भी बोल रहे हो रिवीजन लेक्चर है, जो लोग मेरे पास पढ़ के गए उनको ही डिटेल पता चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। एज पर वाई AS18 का ऑब्जेक्टिव क्या था? बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो हम रिलेटेड पार्टी के साथ करते हैं, उसमें हमारा वो ट्रांजेक्शन वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं होता है, तो सिंपल हमारा काम इतना ही है, वो अकाउंट रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है। इमोशनल बातें ही नहीं, वो ट्रांजेक्शन सही है कि गलत वो हमारा काम नहीं है, अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे। रिलेटेड पार्टी दो वजह से हो सकता है, वन इज ड्यू टू कंट्रोल एंड सेकंड इज ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल तीन वजह से बन सकता है, आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं पे भी 50% से ज्यादा होल्डिंग है, और आपके पास राइट है, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, और आपके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट से काम खत्म नहीं होगा, उसके साथ आपके पास ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोग कर सकते हैं। दो कंपनी के बीच में डायरेक्टर्स कॉमन है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, दो कंपनी के बीच में मटेरियल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, आपका कुछ मैनेजमेंट पर्सनल इंटरचेंज कर रहे हो, अगर किसी की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और फ्रेंचाइजी पर डिपेंडेंट हो। रिलेटेड पार्टी वाले 5 क्लोज तो रट के ही जाना है, सेम लेके आना है, मैं बोल रहा हूँ। Enterprise which directly or indirectly through subsidiary control or are controlled or are under common control with reporting entity। यहाँ पे सिंपल होल्डिंग, सब्सिडरी, सब सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी की बात थी। सेकंड, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड द वेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। यहाँ पे सिंपल बोलूँ तो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर का बात था। तीसरा, इंडिविजुअल ओइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द एंटरप्राइज दैट गिव्स देम कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटरप्राइज। अच्छा, इंडिविजुअल फंसा तो साथ में 7 लोग फंसेंगे, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, स्पाउस। यहाँ पे इंडिविजुअल एंड उसके रिलेटिव की बात थी। फोर्थ, की मैनेजमेंट पर्सनल एंड द रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल, यहाँ पे KMP एंड उसके रिलेटिव की बात थी। एंड फिफ्थ, एंटरप्राइज ओवर विच इंडिविजुअल और KMP डिस्क्राइब्ड एज अबव इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्लियर। तो सिंपल ये 5 क्लॉज थे। अगर आपकी कंपनी के बीच में जस्ट 2 डायरेक्टर कॉमन है, मतलब वो दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाएगा। आपका सिंगल सप्लायर, सिंगल कस्टमर, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट, इसके साथ अगर कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ही वो लोग रिलेटेड पार्टी बन सकते हैं, बाकी रिलेटेड पार्टी बनने वाले नहीं है। क्लियर। डिस्क्लोजर के लिए मैं आपको याद करा दूं, अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप ड्यू टू कंट्रोल है, उसके साथ अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तो भी 2 चीज तो डिस्क्लोज कर ही देने का, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उसके साथ अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। दोनों के साथ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करो तो फ्रेंड्स आप क्या क्या डिस्क्लोज कर दोगे? नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्वांटिटी अगर पॉसिबल है तो, एंड अगर आपने कोई भी बैड डेट राइट ऑफ किया है तो उसका भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर। एंड फाइनली हमने मैनेजमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KMP के बारे में देखा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज नथिंग बट AS19 जिसका नाम है लीज। फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीज? अगर कोई भी ओनर ऑफ द असेट किसी को राइट टू यूज ऑफ द असेट ट्रांसफर करे अगेंस्ट कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ कंसिडरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, वन इज अ लेसर, सेकंड इज अ लेसी। जो बंदा अपनी असेट दे रहा है वो आपके लिए लेसर होगा, जो बंदा असेट को रिसीव कर रहा है वो क्या होगा? लेसी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीज, वन इज अ फाइनेंस एंड सेकंड इज द ऑपरेटिंग। फाइनेंस लीज में क्या होगा? जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके लिए फाइनेंस लीज है, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो आपके लिए कौन सी लीज होगा? ऑपरेटिंग लीज होगा। 4 सिचुएशन में तो वो फाइनेंस लीज ही है। If lessee has the option to purchase the asset either with consideration or without consideration, if the lease term covers substantial portion of the useful life of the asset, if the present value of the lease payment cover substantial portion of the fair value of the asset, and fourth,
असेट कोई स्पेसिफिक नेचर वाला है, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन किसी को सेल नहीं कर सकते। चारों में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो गया तो वो लीज आपके लिए कौन सा होने वाला है, फाइनेंस लीज। अदरवाइज इन एवरी केस इट इज ऑपरेटिंग लीज। हमने स्टार्ट किया था फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। फर्स्ट एंट्री करेंगे असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। अमाउंट कौन सा लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। एंड फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट मतलब कुछ नहीं था, अग्रीड लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सर याद करो यहाँ पे क्यों गारंटीड, लेसर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेसी गारंटी दे रहा था, तो अनगारंटेड जो भी बचा वो भी लेसर के लिए बचा। तो इतना समझ लेना, लेसी की बुक में गारंटेड लेके आने का, लेसर की बुक में एक्सपेक्टेड लेके आने का। सेकंड एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर। थर्ड एंट्री करेंगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। एंड द फिफ्थ एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब स्टार्ट करें फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर के लिए फर्स्ट एंट्री होगा लेस, वहां पे होता था असेट टू लेसर, तो यहां पे होगा लेसी टू असेट। अमाउंट ऑकवर्ड लिखा है, कौन सी अमाउंट है, नेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो मिनिमम लीज पेमेंट एंड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट, तो अग्रीड प्लस गारंटेड, पीछे अनगारंटेड तो था, तो गारंटेड प्लस अनगारंटेड मतलब एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ये तो मेरे लिए मैं बोलना पड़े, बाकी सिंपल लेसर की बुक में एक्सपेक्टेड लेके आने का। सेकेंड एंट्री करोगे लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। थर्ड एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। एंड द फोर्थ एंट्री करोगे इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। जिसको हमारे वो रैप पर जाना है, लेसी की बुक में 5 एंट्री, लेसर की बुक में 4 एंट्री, लेसी की बुक में गारंटेड, लेसर की बुक में एक्सपेक्टेड। बोलो लेसी की 5, असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। लेसर की 4 बोलो तो लेसी टू असेट, लेसी टू इंटरेस्ट, बैंक टू लेसी, इंटरेस्ट टू पीएनएल। मजा नहीं आई सर, फिर से लेसी की बुक में 5 एंट्री, लेसर की बुक में 4 एंट्री, लेसी की बुक में गारंटेड, लेसर की बुक में एक्सपेक्टेड। बोलो लेसी की 5 एंट्री, असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। बोलो लेसी की बुक में, सॉरी लेसर की बुक में 4 एंट्री। बोलो कौन सा, लेसी टू असेट, लेसी टू इंटरेस्ट, बैंक टू लेसी, इंटरेस्ट टू पीएनएल। लस्सी नहीं है, लेसी है, समझ लेना। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करें अर्नड फाइनेंस इनकम वाले क्वेश्चन आता था, बोलना सीख लेना आप। अर्नड फाइनेंस इनकम इट इज नथिंग बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, उसका पूरा कैलकुलेशन मैंने सिखाया था। ऑपरेटिंग लिस्ट जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है, ऑपरेटिंग लिस्ट में यार क्या सिखाओ, शर्म आती है। लेसी खर्चा रिकॉर्ड करेगा, जब असेट मिले तब नो एंट्री एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देगा। लीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और लेसर अकाउंट, एंड पूरा खर्चा आपको डेबिट कहां पे कर देने का, पीएनएल में। लेसर जब असेट ट्रांसफर करे तब कोई एंट्री नहीं करेगा, वो अपनी बुक में एक इनकम रिकॉर्ड करेगा। मिल जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, मिलना बाकी है तो लेसी अकाउंट डेबिट टू ऑपरेटिंग लीज इनकम अकाउंट। उसकी बुक में ही असेट होगा तो डेप्री भी वही लेगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। खर्चा था वो पीएनएल में ट्रांसफर, इनकम था वो पीएनएल में क्रेडिट। यानी एस 19 फाइनली यहां पे खत्म हो रहा है। अब स्टार्ट करो एस 20 जिसका नाम था अर्निंग पर शेयर। Friends, there are two types of EPS. One is a basic EPS and second is a diluted EPS. What is the formula for the basic EPS? Profit available to equity shareholder divided by weighted average number of share. And what is the meaning of the profit available to equity shareholder? PAT minus preference dividend minus dividend distribution tax on preference dividend. Simple याद करो दो, extraordinary item होगा तो consider करने का, प्रायर पीरियड आइटम है तो भी कंसीडर करने का, इक्विटी डिविडेंड में ट्रांसफर किया है तो कंसीडर नहीं करोगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो भी कंसीडर नहीं करने का, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो भी कंसीडर करना पड़ेगा, पर अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये करवाया था बोनसेस कंसीडर फ्रॉम द डे 1, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर फ्रॉम द डे 1, amalgamation in the nature of purchase from the date of acquisition, convertible instrument from the date of conversion, अगर आप सर्विसेज को रेंडर्ड कर रहे हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, एंड अगर मैं कोई भी शेयर इश्यू कर रहा हूं अगेंस्ट द कैश तो फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। क्लियर फ्रेंड्स। रीस्टेटमेंट अब 3 सिचुएशन में करते थे, बोनस, कंसोलिडेशन, स्प्लिट ऑफ, लास्ट में आएगा राइट इश्यू किसको देते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एंड वो भी कुछ मार्केट प्राइस से कम। फर्स्ट स्टेप कौन सा था, थियोरेटिकल एक्सट्रैक्ट वैल्यू, जिसकी फॉर्मूला थी नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट।
प्लस राइट इश्यू इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। इसका मतलब क्या, आफ्टर राइट इस शेयर का मार्केट प्राइस इतना होना चाहिए। सेकंड स्टेप था राइट फैक्टर, जिसकी फॉर्मूला थी मार्केट प्राइस बिफोर राइट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू। फ्रेंड्स अगर आंसर 1.15 आता था तो उसको मैं बोलता था एक शेयर के सामने 0.15 का बोनस एलिमेंट है। एंड तीसरा एनालिसिस हम करते थे लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग शेयर इनटू राइट फैक्टर कंसीडर फ्रॉम द डे वन, रिमेनिंग जो भी बचे दैट इज कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑफ द राइट इश्यू। अब स्टार्ट करो डायल्यूटेड ईपीएस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायल्यूटेड ईपीएस? एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ईपीएस ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल इक्विटी शेयर? पोटेंशियल इक्विटी शेयर मींस एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आए आंख बंद करके आपको दो स्टेप कर लेने का, एक करोगे इंक्रीज इन अर्निंग एंड एक करोगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन में इंक्रीज इन अर्निंग 0 होता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर में आपका इंक्रीज इन अर्निंग आई इंटू 1 - t होता है, एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में आपका इंक्रीज इन अर्निंग प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। डाइल्यूशन इफेक्ट की फॉर्मूला थी इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। एंड वो डाइल्यूशन इफेक्ट का फ्रेंड्स आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे, तो आप वहां पे वो डाइल्यूशन इफेक्ट का असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करोगे। असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आंसर कैसा आएगा, बेसिक, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड, फिर से डाइल्यूटेड। पर असेंडिंग फॉलो करोगे तो आंसर कैसा आएगा, बेसिक, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड। ये कोई रूल नहीं है कि एंटी डाइल्यूटेड आना ही चाहिए, रूल ऐसा है एंटी डाइल्यूटेड होगा तो वो लास्ट में आना चाहिए। क्लियर? एंड फाइनली डाइल्यूटेड ईपीएस की फॉर्मूला क्या थी, एग्जिस्टिंग अर्निंग प्लस इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। एंड फाइनली AS20 को खत्म कर रहे हैं। AS22 नाम था अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, नाम ही क्लियर है, टैक्स ऑन इनकम मतलब जस्ट इनकम टैक्स कवर करना है, बाकी कुछ कवर नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कवर होगा, आंसर इज नो, डीडीटी इज नॉट अ टैक्स ऑन इनकम, इट इज अ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, मेन accrual and matching, clear? And AS deals with Indian income tax act 1961 और एनी अदर फॉरेन टैक्स लॉ, एंड बाद में मैंने डीडीटी के लिए बोल दिया। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग इनकम, तो पीएनएल वाला, व्हाट इज अ टैक्सेबल इनकम, तो इनकम टैक्स वाला, एंड व्हाट इज अ टैक्स एक्सपेंस, तो करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस डेफर्ड टैक्स असेट। गवर्नमेंट को जो करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हो उसको बोल देने का करंट टैक्स, करंट टैक्स के लिए ऑलवेज करंट ईयर का रेट यूज करने का। फ्यूचर टाइमिंग डिफरेंस पर जो आप डेफर्ड टैक्स बनाओगे एंड वो डेफर्ड टैक्स पर आपको ऑलवेज कौन सा रेट लेने का, फ्यूचर का। याद करो दो, सिर्फ जो डेफर्ड टैक्स असेट ने लायबिलिटी बनाना है वो जस्ट टाइमिंग डिफरेंस पर बनाना है। टाइमिंग डिफरेंस मतलब व्हाट, डिफरेंस आज जनरेट हो रहा है जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। हमारे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड आज किया जो टैक्सेबल फ्यूचर में होगा, एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड आज किया जिसका डिडक्शन मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। परमानेंट डिफरेंस पर आपको कोई डेफर्ड टैक्स बनाने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परमानेंट डिफरेंस, इनकम आपने रिकॉर्ड आज किया जो टैक्सेबल कभी नहीं होगा, एंड एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड जो आज किया जिसका डिडक्शन भी कभी नहीं मिलेगा। पूरा AS22 जस्ट आपका इतनी समरी पर चलने वाला है। क्या, अगर योर अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम तो आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाना है, पर अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन योर टैक्सेबल इनकम तो क्या बनाओगे, डेफर्ड टैक्स असेट। एंड ये मैंने एक चार्ट करवाया था। सिंपल कोई पूछे डेफर्ड टैक्स असेट प्रूडेंस का वायोलेशन है, और इसीलिए हम बोलते थे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पर डेफर्ड टैक्स असेट तभी बनाओगे अगर आपके पास वर्चुअल सर्टेनिटी है। कौन सी सर्टेनिटी है, वर्चुअल सर्टेनिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। अच्छा, बाकी सबके लिए मुझे क्या चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी चाहिए। वर्चुअल मतलब मेरे पास कोई सपोर्टेबल एविडेंस चाहिए, रीजनेबल में मुझे कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। सिंपल बोलो 500 रुपए का टाइमिंग डिफरेंस है तो सोचने का DTA बन रहा है कि DTL। अगर DTL है तो टेंशन है ही नहीं बना ही देने का, पर अगर DTA है तो आगे चेक करो, अगर वो मेरा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की वजह से बन रहा है, अगर हाँ तो चेक करो आपके पास कोई सपोर्टेबल एविडेंस है कि आप फ्यूचर में इनकम अर्न कर पाओगे, हाँ तो ही डेफर्ड टैक्स असेट बनाने का। बाकी सबके लिए वर्चुअल एविडेंस नहीं पर रीजनेबली तो आपको लगना ही चाहिए कि फ्यूचर में आप इनकम अर्न करने वाले हो। सिंपल डेफर्ड टैक्स असेट एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट। कोई पूछे DTA DTL को सामने सेट ऑफ कर सकते हो, हाँ अंडर 2 कंडीशन, अगर वो अंडर सेम टैक्स लॉ बनाए एंड अगर आपके पास लीगली एनफोर्सेबल राइट है तो ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने टैक्स हॉलीडे सिंपल करवाया था। टैक्स हॉलीडे मतलब व्हाट, इनकम टैक्स की सेक्शन 80 IA IB IC सेक्शन 10A 10B 10C में जो लोग दे रहे हैं, इफ एनी डिफरेंस इज जनरेटेड ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे
which is reversed within tax holiday, then it should be ignored. But if any difference is generated during tax holiday which is expected to be reversed after tax holiday, वहां पे आपको defer tax करना पड़ेगा, एंड उसके लिए कौन सी मेथड यूज करोगे? FIFO मेथड यूज करोगे. मैट सेक्शन 115 JB में मैंने करवाया था. क्या करते थे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते थे नॉर्मल इनकम पर इनकम टैक्स, उसके बाद मैट के प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट करते थे, विच एवर इज हायर का पेमेंट कर देते थे, उसको बोलते थे करंट टैक्स. अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम के बीच में जो भी डिफरेंस है हम उसको क्या मान लेते थे? टाइमिंग डिफरेंस. वहां पे इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर खत्म हो गया, पर हमको पता है जिस साल हम टैक्स का पेमेंट करते हैं अंडर मैट, ओवर एंड अबव नॉर्मल जितना भी ज्यादा पेमेंट करोगे वो आपके लिए मैट क्रेडिट बनेगा, 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा. फ्यूचर में जब आपकी नॉर्मल टैक्स की लायबिलिटी आएगी तब उसके सामने आपको सेट ऑफ मिल जाएगा. मैट क्रेडिट इज अ असेट, इट मे बी अ लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म. अगर आपको एक्सपेक्टेड है विद इन 12 मंथ सेट ऑफ कर दोगे तो शॉर्ट टर्म, बाकी आपके लिए क्या हो जाएगा? तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट उसके बाद सेल ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, बहुत सिंपल था. अकाउंट में जिस दिन तक असेट यूज करो वहां तक का डेप्री लेने का, पर इनकम टैक्स ब्लॉक ऑफ असेट अप्रोच फॉलो कर रहा है. अगर करंट ईयर में कोई भी असेट बेचते हो सबसे पहले वो ब्लॉक में से माइनस करो, ब्लॉक बचता है तो डेप्रिसिएशन करने का, और अगर ब्लॉक नहीं बचता है तो पूरे पूरा आप पर क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. वो सम करोगे तो डिटेल जाएगा. क्लियर. बस तो यहाँ तक AS22 था. अब मैं स्टार्ट करूँ AS24, सबसे छोटा सा. AS24 फ्रेंड्स नाम था डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टैंडर्ड कवर्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन रादर देन द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. जो बंद कर दिया उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, जो बंद करने का सोच रहे हो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. AS17 जस्ट provide segment wise information but will not provide whether a particular segment will continue in a future or not. तो एज अ स्टेक होल्डर हमको ये जानना है जो बंद करने का सोच रहा हो उसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा. क्लियर. अच्छा, what is the meaning of the discontinuing operation? Discontinuing operation means discontinuing operation means a component of a business that is being disposed of with a pursuant to a single plan. And what is the meaning of the dispose of? Either sale in a lump sum or a piecemeal or a termination of an enterprise, and that represent separate major line of business or geographical segment and that is financially and operationally separable. ये तो रट्टा लगा के ही जाना है. 6 एग्जाम्पल हाईएस्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है. कौन कौन से? चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स, इंप्रूवमेंट इन मशीनरी, शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस लोकेशन, आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन. ये चीज कभी भी आपके लिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होने वाला नहीं है. उसके बाद मैंने आपको सिखाया था इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट. 2 कंडीशन थी, कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो डिस्क्लोज करने का स्टार्ट कर देने का. पहला, अगर आपका किसी के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट है फॉर द सेल ऑफ मेजर असेट्स और आपका बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया है एंड वो बोर्ड रिजोल्यूशन पब्लिकली अनाउंस भी करना पड़ेगा. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन में फुलफिल तो डिस्क्लोजर स्टार्ट कर दोगे. एंड इस पर डिस्क्लोजर रट के जाना. डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, सेगमेंट अफेक्टेड, एम्प्लॉइज अफेक्टेड, असेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. क्लियर. अच्छा, डिस्क्लोजर कब तक देना है? जब तक आपका सेगमेंट बंद नहीं हो रहा है तब तक आपको उसका डिस्क्लोजर देते रहना पड़ेगा. क्लियर. AS24 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब स्टार्ट करो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS26 जिसका नाम था इंटेंजिबल असेट. What is the meaning of intangible asset? Intangible asset means any identifiable non-monetary asset without physical substance. What is the meaning of the identifiable? Which means capable to sell, capable to let out, capable to exchange. What is the meaning of the non-monetary? Non-monetary मतलब other than monetary. एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच. बहुत सारी जगह पे आपका AS26 एप्लीकेबल नहीं होगा. नेचुरल असेट, मॉनेटरी असेट, फाइनेंशियल असेट, इंश्योरेंस असेट, टर्मिनेशन प्लान, ठीक है. उसमें आप आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट तभी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर उसमें से आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है एंड उसका कॉस्ट फ्रेंड्स आपके लिए क्या होना चाहिए? रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए. क्लियर. कौन सी अमाउंट से रिकॉर्ड करने का? तो उसका जो भी परचेस प्राइस है, कोई भी टैक्सेस का पेमेंट किया है जो नॉन रिकवरेबल है, कोई भी एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इंटेंजिबल असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, इनको भी लीगल एक्सपेंस किया है. पर यस वहाँ पे ये चीज़ भी फोकस करना, अगर कोई भी असेट को एक्सचेंज कर रहे हो सेम रूल आपको मैंने AS10 में जो बोला था वो फॉलो करना पड़ेगा. एंड अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट के लिए ग्रांट मिल रहा है तो भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो बोला था वो फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर. अच्छा, कई बार AS10 एंड 26 का कॉम्बो होता है, मतलब टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. प्रीडोमिनेंट फैक्टर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल है तो दोनों को सेपरेट कैपिटलाइज करने का. स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल नहीं है तो पूरे पूरे को इंटेंजिबल असेट ही ट्रीट कर दोगे. क्लियर. सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए याद करो, गुडविल है, आज तक करके एक टाइटल मैंने बोला था, डेटोल करके एक ब्रांड है,
वो सब कुछ सेल्फ जनरेटेड एसेट है। अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट है उसके लिए अगर कुछ खर्चा किया है तो ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेन टॉपिक था। रिसर्च इज नथिंग बट द गेनिंग ऑफ द नॉलेज, डेवलपमेंट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। रिसर्च फेज के पीछे जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब कुछ पीएनएल में डेबिट कर देने का, बट डेवलपमेंट फेज के पीछे जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एंड कैपिटलाइज जो भी करोगे वो मैक्सिमम कहां तक करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो तक। पता कैसे चले डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया, तो सिंपल मैं आपको याद करो 4 कंडीशन था। पहला, मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, एंड इंटेंजिबल एसेट में से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लियर? अच्छा, स्टार्टअप कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर आपका ट्रेनिंग के पीछे है, अगर आपका कोई पर्सनल खर्चा है, प्रमोशनल एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो कभी भी आपके लिए इंटेंजिबल एसेट हो सकता नहीं है। सब्सिक्वेंटली अगर इंटेंजिबल एसेट के लिए कोई भी खर्चा करो नॉर्मली चार्ज कर देंगे पीएनएल में, पर अगर आपको लग रहा है कि ओरिजिनल इकोनॉमिक बेनिफिट से कुछ ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है तो उसको क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अमोर्टाइजेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। अमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अमोर्टाइजेशन जो करना है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के रेशियो में करना है, पर अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो आप एसएलएम ले सकते हो। एसएलएम में आपको स्क्रैप वैल्यू तभी माइनस करने का अगर वो स्क्रैप वैल्यू अगर गारंटेड है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट 10 साल हो सकता है, 10 से ज्यादा लेना है तो आपके पास क्लियर एविडेंस होना चाहिए। एंड इफ एनी गुडविल इज जनरेटेड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 देन मैक्सिमम यूजफुल लाइफ इज नथिंग बट जस्ट द 5 years। एंड फाइनली our last accounting standard AS29, provisions, contingent liability and contingent asset. Friends, what is the meaning of the provision? The provision means a liability but amount is estimated. What is the meaning of the liability? Liability is a present obligation as a result of a past event, and वहाँ पे आपको expected outflow का वो outflow कुछ भी हो सकता है, either in a cash or in a kind। अच्छा, पार्टी पता है तो ही प्रोविजन करने का कि नहीं पता है तो भी प्रोविजन करने का, नहीं पता है तो भी प्रोविजन करने का। प्रोविजन बिफोर टैक्स करोगे कि आफ्टर टैक्स, तो क्या बिफोर टैक्स। प्रोविजन को कभी भी डिस्काउंट करने की जरूरत है, आंसर इज नो, प्रोविजन को कभी भी डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। एंड लॉ अनाउंस हो जाए तब प्रोविजन करोगे कि लॉ वर्चुअली सर्टेन है, तो इट्स वर्चुअली सर्टेन है कि अनाउंस होने वाला है तब आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओनरस कॉन्ट्रैक्ट? तो क्या ओनरस इज नथिंग बट बर्डनसम। एक याद करो, हमने एक लैंड लिया था ऑपरेटिंग लीज पर, 10 साल के लिए लिया था, हर एक साल 1-1 लाख रुपए का पेमेंट करना था, 6 साल तक यूज किया, परफेक्ट पेमेंट कर दिया। 4 साल अब मुझे यूज नहीं करना है तो भी वो 4 साल का मेरे पर बर्डन है, एंड अगर बर्डन है तो पूरा खर्चा मुझे आज से लॉस रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। AS29 deals with only those executory contract which becomes onerous। and what is the meaning of executory contract? either कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी आइदर होल्डली और पार्टली परफॉर्मेंस करना बाकी है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंसी सेम स्टोरी था, अगर आपका कोई भी कंटिजेंसी के लिए क्या था, अगर आपका कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इवेंट शुड बी अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, रिजल्ट ऑफ विच इज नॉट नोन, रिजल्ट इज ओनली नोन आफ्टर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विच इज नॉट आइदर होल्डली और पार्टली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, रिजल्ट मे बी अ गेन मे बी अ लॉस। अगर याद करवा दो, कंटिजेंट गेन है तो अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, पर कंटिजेंट लॉस है अगर वो प्रोबेबल है तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, रीजनेबल है तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे, रिमोट है तो इग्नोर कर दोगे। प्रोबेबल मतलब और जिस चीज होने की प्रोबेबिलिटी 50% ज्यादा है, रीजनेबल मतलब जिस चीज होने की प्रोबेबिलिटी 5 से ज्यादा है बट अप टू 50 है, एंड रिमोट मतलब जिस चीज होने की प्रोबेबिलिटी 5 या 5 से कम है। क्लियर? एंड फाइनली लास्ट टॉपिक, रिस्ट्रक्चरिंग। अगर आप कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो, एंड ऐसा प्लानिंग कर रहे हो जिसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस चेंज कर रहे हो, मैनर आपका बिजनेस चलाने का चेंज कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका जो भी खर्चा होने वाला है वो रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन आज का आज कर देने का। क्लियर? फाइनली बेस्ट ट्राई किया है एग्जाम के अगले दिन, बट दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस इज जस्ट अ रिविजन। जब भी फ्री पढ़ो इतना सुन लोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या था वो आपको याद आ जाएगा, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो करना है। पर यस, गारंटी दे रहा हूं, अगर ये आपने 1.5 घंटे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको इतना तो एक बार याद आ ही जाएगा, यस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने किया था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।